आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं यह है पंक्चुएशन। जैसा कि लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। पंक्चुएशन का मतलब विराम चिन्ह। वाक्य जब भी हम कभी लिखते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए अगर हम प्रॉपर विराम चिन्ह का, पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहां पे समस्याएं शुरू हो जाती हैं, बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं। शुरू से लेके हर क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। टोटल विराम चिन्हों की संख्या 14 मानी गई है, 14। यहाँ पे 11 मेजर है, इसके अलावा भी कुछ और भी हैं जो हम लोग इसको आगे कंफर्म करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो को बनाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि 9th क्लास से इसमें से रिलेटेड सिलेबस से संबंधित सवाल आना शुरू हो जाता है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है आज के वीडियो में ये जानना कि पंक्चुएशन जो ये फॉर्म हुआ है, शब्द जो ये बना है, नाउन, ये नाम जो आया है यह आया है पंक्चुम से। पंक्चुम एक लैटिन वर्ड है विच इज डेरिव फ्रॉम पंचुम, एक जिसका मतलब ही होता है पॉइंट। क्या मतलब होता है? पॉइंट। और पॉइंट को अगर दर्शाना हो तो हम एक ऐसे फुल स्टॉप की तरह एक पॉइंट लगा देंगे। अब देखिएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पंक्चुम का मतलब क्या है और इससे लिया गया इस पंक्चुएशन क्या है। पॉइंट का मतलब चिन्ह। चिन्ह कैसा? अंग्रेजी की बात हो रही है तो असर्टिव सेंटेंस के रूप में अगर इस साइन को हम वाक्य के अंत में लगा देंगे तो ये फुल स्टॉप की संज्ञा होगा। मतलब वाक्य की पूर्णता प्रदान करने के लिए जिस भी चिन्ह का, साइन का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग पॉइंट कहेंगे। और इस पंक्चुम का वास्तविक अर्थ पॉइंट होता है। इसी पंक्चुम से ये पंक्चुएशन आया है जिससे हम यूं कह सकते हैं कि चिन्हों की जानकारी। पंक्चुएशन का मतलब वाक्य की शुद्धि नहीं है, पंक्चुएशन का मतलब प्रॉपर साइन, कौन सा चिन्ह कहां पे प्रयोग होना है। इसके अलावा अगर हम लोग इसके काइंड्स की बात करते हैं, जैसे ये अगर पॉइंट हम लगा दे तो ये इसे हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का मतलब एक बिंदु अपने आप में मान लिया जाए। तो अगर इसी पॉइंट के अलावा हम लोग दो एरो लगा देते हैं, आप देखते होंगे, तो इसे हम लोग इंग्लिश के अलावा मैथ की भाषा में क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लेकिन लाइन कहते हैं, यस लाइन कहते हैं। अगर इस दोनों पॉइंट को हम केवल ऐसे रहने दें तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैथ में आपको पता होगा। इस लाइन को अगर यहां लाके एक एरो बना देते हैं तो इसे हम रे के नाम से जानते हैं। चिन्ह है, मैथ में भी यूज होता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस पॉइंट्स का, एरो का, फुल स्टॉप का या लाइन सेगमेंट, रे का एक जो सिंबल, एक जो प्रतीक बना हुआ है, इसी तरीके से हम लोगों ने अंग्रेजी में चिन्ह बनाया है। पहला बना है फुल स्टॉप। महत्वपूर्ण चीज यह है कि फुल स्टॉप केवल वाक्य के अंत में एक छोटा डॉट होता है। इसके बाद है कामा, कामा का साइन मैं इधर बना रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा। फुल स्टॉप वाक्य के अंत में आएगा, कामा, कामा छोटा। इसके बाद है सेमीकॉलन। ध्यान से, सेमीकॉलन का मतलब अब एक अपने आप में देखिएगा, ये फुल स्टॉप है, ये कामा है, लेकिन अगर इन दोनों के सम्मिलित रूप को हम लोग मिला दें, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक फुल स्टॉप का भी साइन होगा, नीचे कामा का भी होगा, वो सेमीकॉलन बोला जाता है। इसके बाद कॉलन क्या है? दो लगातार आपको फुल स्टॉप की तरह दिखेगा एक ही वाक्य में, दो तरीके। सबका कहां यूज होता है ये भी मैं बताऊंगा अभी। क्वेश्चन मार्क, ये तो आप सभी पढ़े ही हैं, क्वेश्चन टैग होता है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये हो जाएगा। डैश हमेशा बड़ा होगा, हाइफन छोटा होगा, ये दोनों का अंतर है। पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स यहां आप देख सकते हैं। लगे हाथ यही देख लीजिए, जितने भी यहां पे आपको साइन मिलेंगे ये सब के सब आपको कोष्टक में, ब्रैकेट में मिले हैं। केवल ये जो स्क्वायर इसे बोलते हैं, ये जब महत्वपूर्ण चीज को लिखना होता है तो उसका प्रयोग करते हैं। अदरवाइज आप देखिए सारे चिन्ह जो है अपने आप में पैरेंथेसिस में ही बने हुए हैं। इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क नरेशन पढ़ने वाले 9th और 10th के बच्चों के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों के लिए ये चिन्ह बहुत आवश्यक है जान लेना। इसे जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी डी के पांडे सर पढ़ाते थे, इसे कहते थे बेटा याद कर लो 6699, ऐसे कहते थे वो याद कराने के लिए। 6699 यानी ये नीचे से कामा ऐसे आता है, फिर ये क्लोज होने के बाद ऐसे बंद हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? पोजीशन दिखाने के लिए, स्वामित्व दिखाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। मेन ये साइन है। अब इसमें से हमें ये पढ़ना है कि किस साइन का प्रयोग कहां पे होता है ताकि
पूरी तरीके से आपके समझ में ये टॉपिक आ जाए और इससे रिलेटेड जो कोई भी सवाल आपके मन में आए आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, इसका जो सबसे पहला साइन है फुल स्टॉप, इसके बारे में पहले आप नोट्स अगर बनाना चाहे तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। सबसे पहला जो है फुल स्टॉप, इसका प्रयोग आपको कहां करना है ये जान लीजिए। फुल स्टॉप का प्रयोग कहां होता है? एवरी असर्टिव और इसी के साथ एक और सेंटेंस आप नोट कर ले, इंपरेटिव। ओके, एट द लास्ट ऑफ एवरी असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस वी फाइंड या वी यूज फुल स्टॉप। हमेशा ध्यान दीजिएगा फुल स्टॉप का प्रयोग कहां होगा। हिंदी वाले भी बच्चे समझ सकते हैं। फुल स्टॉप का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग कह देते हैं पूर्ण विराम। हिंदी तो अपने आप में परफेक्ट है भाई। पूर्ण विराम मतलब जो भी वाक्य आप दे रहे हैं उसका पूरी तरीके से विराम हो गया, उसके बाद अगर आपको कुछ लिखना है तो दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, वो सेंटेंस वही समाप्त हो गया, पूर्ण विराम। लेकिन वही जब कामा का प्रयोग करेंगे तो कामा को हम लोग कहते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम का मतलब आधा विराम आया है, अभी पूर्ण विराम नहीं आया, मतलब एक ही सेंटेंस के बीच में कामा भी प्रयोग हो गया लेकिन उसके बाद अभी आगे फुल स्टॉप का आना शेष है, ये ध्यान दीजिएगा। यहां छोड़िए इसको, अगर ये सेंटेंस असर्टिव है या सेंटेंस इंपरेटिव है तो इसके अंत में ये फुल स्टॉप का साइन अवश्य आएगा। कैसे आएगा? असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा क्या है? जिसमें स्टेटमेंट हो, असरेशन हो, कथन हो। या इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड हो। अगर सेंटेंस आ गया आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, फुल स्टॉप, क्योंकि ये सेंटेंस असर्ट्स कर रहा है। अगर ये हो इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल हो कि गेट आउट, फुल स्टॉप, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। असर्टिव और इंपरेटिव के बाद हमेशा जो साइन लगेगा वो फुल स्टॉप लगेगा। इसके बाद इसका दूसरा यूज हो जाएगा। दूसरा यूज होगा इसका, अगर कहीं से दूसरा हम नोट कर सकते हैं, पहला असर्टिव और इंपरेटिव, दूसरा है एब्रीविएशन। ये ध्यान दीजिएगा, एब्रीविएशन क्या होता है? एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म का जब प्रयोग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो MA या कहना हो SDO, PM, CM, इसका मतलब होता है फुल फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, मास्टर ऑफ आर्ट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, MLA, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इस तरीके से इसमें फुल स्टॉप के साइन को हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है। फुल स्टॉप का साइन हमेशा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप तब लगेगा जब इंपरेटिव हो, और इंपरेटिव के साथ ही साथ इंट्रोगेटिव, दो तरीके के सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग आप करेंगे। इसके बाद जैसा कि यहां नाम से ही स्पष्ट है, अर्धविराम। अर्धविराम मतलब कामा। अगर पूरे जितने भी हैं, ये 14 है नंबर्स में, लेकिन यहाँ पे 11 ही है। जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे ज्यादा बृहद रूप, सबसे ज्यादा कॉमन जो साइन होगा वो इसी का होगा, कामा का। कामा का प्रयोग बहुत सारी जगह पे होता है, अर्धविराम का प्रयोग। सबसे पहला अर्धविराम का प्रयोग आप नोट कर सकते हैं, चाहे तो नोट करेंगे। पहला अर्धविराम का प्रयोग तो वहां होता है टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, अगर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, या इवन कह लीजिए जैसे आप चलेंगे सेंटेंस की तरफ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, कंपाउंड सेंटेंस की तरफ, तो बहुत सारी जगह है जहां पे कामा का प्रयोग होना है। पहला इसका पार्ट क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर वाक्य में 2-3 नाउन एक साथ आ रहे हैं, 3-4 नाउन अगर आ रहे हैं, अगर हमें कहना हो कि आई लाइक, एग्जाम्पल के लिए चिकन, मटन, एग एंड फिश, और भी कुछ जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। मीन्स यहां पे जैसे जैसे नाउन का काम यहां आएगा,
ये कामा अपने आप लगता चला जाएगा। सबसे पहले नाउन को ये क्या करेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग करेगा। अब हिंदी में भी आप ऐसे कहते हैं कि राम कामा श्याम और तुम या मैं वहां गए। नाउन को अलग करता है, पहला काम इसका। दूसरा, प्रोनाउन को अलग करेगा। प्रोनाउन को कैसे करेगा, ही सी इट कुछ भी। प्रोनाउन के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन का जो प्रॉपर नंबरिंग है वो 2 3 1 पर्सन के हिसाब से है। मतलब यू ही एंड आई अगर आर गोइंग देयर। अब देखिएगा, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस होता है प्रोनाउन का। अगर प्रोनाउन वाक्य में आ रहा है तो भी कामा की मदद से ये सेपरेट हो जाएगा। एडजेक्टिव अगर आ जाए, नेहा इज टाल, दूसरा एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और भी कुछ इंटेलिजेंट, जो भी आपको कहना हो कामा की मदद से आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एडजेक्टिव भी अपने आप में सेपरेट हो जाएगा। वर्ब है, अगर वर्ब को सेपरेट करना हो, मोहन रैन एंड फेल, एंड से जोड़ दिए, फेल ट्रम्बल्ड कांपने लगा, फेंटेड मूर्छित हो गया, या कुछ भी जोड़ते चले जाइए। वर्ब को भी कामा की मदद से जोड़ सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेसिकली कामा का यही रोल है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये क्रम से तोड़ेगा, जोड़ देगा। अगला है, अगर इसी में हम लोग इसके दूसरे पार्ट्स की तरफ चले, मतलब इसके प्रयोग की तरफ चले, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है एब्रिविएशन के बाद, वो नाउन को, प्रोनाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, सबको अलग करने के साथ ही साथ के रूप में कैसे जुड़ता है। जैसे अगर हमें कहना हो कि मोदी जी सेड, 2014 के इलेक्शन में उन्होंने कहा था, आई शैल नॉट लेट माई कंट्री बेंड, सौगंध मुझे इस भारत मां की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यहां पे अगर स्टेटमेंट होगा, कोटेशन होगा, तो कामा के द्वारा ये अलग हो जाएगा। इसे भी ये सेपरेट कर देता है, इसे भी अलग कर देता है। हालांकि सेम यही चीज आपको यहां आगे भी मिलेगा, इन्वर्टेड कामा और कोटेशन मार्क के बीच में, लेकिन वहां जब आएगा तो फिर हम लोग वहां एक बार देखेंगे। क्योंकि यहां चल रहा है इसलिए यहां देख लेना आवश्यक है। इसी के अलावा एक सेंटेंस कंपाउंड है। कंपाउंड के अलावा अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात करें, नाउन क्लास की बात करें, एडजेक्टिव क्लास में तो नहीं, लेकिन नाउन क्लास के साथ अगर हम काम करें, नाउन इन पोजीशन की बात करें, बहुत ऐसे जगह पे है जहां पे ये सेपरेट करता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है इसका, वह है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में भी कामा का प्रयोग होता है। कंपाउंड सेंटेंस में अगर एक कंडीशन वहां यह बताया जाता है कि अगर एडवर्ब क्लास फॉलोड बाय प्रिंसिपल क्लास, ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। इफ ही कम्स टू मी, अब देखिएगा यहां कामा लगेगा। इफ ही कम्स टू मी, क्योंकि जो ये एडवर्ब क्लास है, आपको इफ से सेंटेंस शुरू हो गया है, तो कंपाउंड सेंटेंस वालों एडवर्ब से शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये इफ से जुड़ा हुआ है तो एडवर्ब ऑफ कंडीशन, बिल्कुल। तो जैसे ही आप यहां आएंगे तो सबसे पहली बात तो ये, अब ये प्रिंसिपल क्लास नहीं है, ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है जो प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड होगा। इफ ही कम्स टू मी, आई शैल हेल्प हिम। मैंने कहा कि यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, लेकिन बेटा इस कंडीशन में यहां इफ लगेगा, क्योंकि प्रिंसिपल क्लास। अब देखिए, इसी को अगर हमें ऐसे कहना हो कि आई शैल हेल्प हिम, और ये सबऑर्डिनेट क्लास जो पीछे चला जाए, तो अब यहां कामा नहीं लगेगा, सीधे जुड़ जाएगा, इफ ही कम्स टू मी, ऐसे हो जाएगा फुल स्टॉप की तरह। लेकिन अगर इस कंडीशन में हम लोग चले, ये देखने का प्रयास करें कि एडवर्ब क्लास है, अगर ये प्रिंसिपल क्लास के द्वारा फॉलो किया जाता है तो यहां पे कामा का प्रयोग हमें नहीं करना है दूसरे वाले वाक्य में, लेकिन पहले वाले कंडीशन में आपको कामा का प्रयोग करना है। कुल मिला के कामा का जो फंक्शन है इस पूरे विराम चिन्हों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ये अलग कर देगा, लेकिन कभी कभी इसी में एक वोकेटिव केस का जो नाउन होता है, जैसे आपको किसी को बुलाना होता है कि राम
कामा लग जाएगा यहां। राम यहां आओ, यहां आओ, बना दीजिए राम कम हियर, या कम हियर, यहां कामा राम। एक केवल कामा आप न लगाइए तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे हम लोग को 10th में पंक्चुएशन जब गुरुजी सिखा रहे थे तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था जो अचानक मुझे याद आ गया। सेंटेंस था कि इस कामा के महत्व को, पंक्चुएशन के टाइप को, विराम चिन्ह को समझा रहे थे। गाड़ी रोको मत जाने दो, सेंटेंस यही था। और इसी वाक्य का दो अर्थ निकल रहा है। कामा है गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको मत जाने दो, पहला गाड़ी रोको मत जाने दो, दूसरा गाड़ी रोको मत जाने दो। कामा की वजह से अर्थ ही बदल गया। एक कह रहा है कि रोको मत जाने दो, दूसरा कह रहा है रोको मत जाने दो। केवल एक कामा किस तरीके से वाक्य के अर्थ को पूरी तरीके से बदल के रख देता है, इसलिए किसका कौन सा स्थान है यह जानना बेहद आवश्यक है। फुल स्टॉप के प्रयोग के लिए आप मुख्यतः दो रूल इसमें से नोट कर सकते हैं, असर्टिव और इंपरेटिव के लास्ट में, एब्रीविएशन फॉर्म के रूप में, विराम चिन्हों के रूप में। जैसे आप अगले क्रम की तरफ आएंगे, कामा की तरफ आएंगे, इसके लिए 4 रूल्स हम लोगों ने पढ़ा है। अब चलते हैं सेमी कॉलन की तरफ। ये ध्यान दीजिएगा, मतलब एक जगह फुल स्टॉप और दूसरी जगह कामा, ठीक, सेमी कॉलन। लेकिन सेमी कॉलन को पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कामा से ये महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसका प्रयोग हर जगह नहीं होगा। इसका प्रयोग कहां होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा सवाल इससे पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे ये मान के चलते हैं कि कामा लगाना है, कामा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेमीकॉलन ये पूर्ण विराम और अर्ध विराम दोनों के सम्मिलित रूप से बना हुआ है। कामा की तुलना में ये थोड़ा सा मजबूत होता है। कैसे काम करता है ये समझना सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अगर कोई सेंटेंस आ गया, स्पेशली कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य आ गया आपके सामने, ठीक, तो संयुक्त वाक्य में अगर केवल 2 क्लॉज है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो कामा से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी पीछे वाला एग्जांपल आप देखे हैं संयुक्त वाक्य में कामा से। लेकिन अगर संयुक्त वाक्य में कई क्लॉज आ गए, ध्यान से समझिएगा, इसका केवल एक ही यूज है लेकिन बहुत ही जोरदार है। कंपाउंड सेंटेंस अगर कई क्लॉज से मिलकर बना हुआ है तो वहां पे हम कामा से तो जोड़ेंगे, लेकिन जो फाइनल क्लॉज जुड़ेगा दैट शुड बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ सेमीकॉलन। एग्जांपल, अगर हम कहें कि गांधी जी वाज ब्रेव, कामा, गांधी जी वाज ब्रेव। दूसरा अगर हमें लगाना हो काइंड हार्टेड मैन, और जोड़ना हो एंड, अब यहां सेमीकॉलन का प्रयोग हो जाएगा, एंड वी ऑल लव हिम। अब देखिएगा, कंपाउंड में यहां पहला क्लॉज, ये दूसरा कह सकते हैं, और यहां पे फाइनल जब क्लॉज जुड़ेगा, अब ये कामा की मदद से नहीं जुड़ेगा, अब वहां पे स्ट्रांग पॉज की आवश्यकता है। अल्प विराम से कामा की तुलना में एक मजबूती प्रदान करना पड़ेगा आपको, इसलिए यहां पे जब आप प्रयोग करेंगे तो संयुक्त वाक्य के रूप नोट कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य के कंडीशन में जब कहीं क्लॉज का आपस में जुड़ना होगा, वहां पे फाइनल क्लॉज की जो जुड़ाव होगा वो सेमीकॉलन के माध्यम से होगा। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से इसको पढ़ें तो सेमीकॉलन का प्रयोग एक और जगह होगा। अगर कोई एक ऐसा वाक्य आपस में कनेक्ट हो रहा है जिस वाक्य में जो दोनों क्लॉज या 2 से अधिक जो भी क्लॉज जुड़ रहे हो, अगर उसमें समान भाव, समान सेंस आ रहा है तो भी वो कोलन के माध्यम से जुड़ता है। आगे अगला जो है वो है आपका कोलन। ये हो जाएगा, ये डबल फुल स्टॉप की तरफ प्रयोग होता है। ये महत्वपूर्ण है। ये
सेमी कॉलन से भी मजबूत होता है। सेमी कॉलन तो कामा से महत्वपूर्ण होगा, लेकिन इसका जो काम है वो सेमी कॉलन से भी मजबूती के साथ ये जुड़ता है। इसका दो तरीके से प्रयोग होता है सेमी कॉलन का, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो किसी बड़े व्यक्ति का थाट हो, अगर रामचरितमानस सेज, तुलसीदास सेज, शेक्सपियर सेज, मिल्टन सेज, नरेंद्र मोदी सेज, तो यहां पे जैसे आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया कि बेकन सेज, बेटा ध्यान देना, पहले हम लोग नरेशन में पढ़ते थे कामा और फिर जो भी कहते थे वो इसका ऐसे लगा देते थे, लेकिन वो सामान्य से स्टेटमेंट में होगा। जब हम किसी व्यक्ति के कोटेशन को यूज करने जा रहे हैं, यहां पे हमें कॉलन का प्रयोग करना है। मन करे तो डैश भी लोग लगा देते हैं। अब यहां हम कामा में जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ फेथ, या इनका नहीं है, वो किसी दूसरे का, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जो भी आपको लिखना है आप लिख के इस कामा को फुल स्टॉप से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन किसी बड़े राइटर का जब कोई थॉट होगा, कोई बड़ा विचार होगा, तो वो हमेशा कॉलन से दर्शाएंगे। इसका दूसरा एक और एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बेकन से रिलेटेड में, कि जैसे मान लीजिए अगर आपको इसमें कहना है कि कुछ भी एक तरीके से आप यूं कह लें कि कोई एग्जाम्पल आपको देना है, जैसे एग्जाम्पल देना है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री कर लीजिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री। अब यहां पे कॉलन लगेगा, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे कर लेंगे। ये दोनों याद करिएगा, कोई बड़ा थॉट होगा वहां पे कॉलन चलेगा, और जब किसी चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना रहेगा तब आप वहां पे कॉलन का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फुल स्टॉप पूरा कंप्लीट अर्थ देने के बाद समाप्त होता है। जो कामा होता है वह अर्ध विराम होता है, छोटा मतलब होता है, लेकिन कॉलन से मजबूत स्थिति सेमी कॉलन की होती है और इससे ज्यादा बड़ा प्रभाव डालता है कॉलन। अब इसके बाद इसका जो अगला पार्ट है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्या करता है? ये अगर कोई भी वर्ब का फार्मूला है, टू बी, हैव या डू, ये है, या इनके अलावा कोई भी मॉडल वर्ब है या इंट्रोगेटिव वर्ड है, अगर ये आते हैं तो अपने बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लाएंगे। अगर कोई भी वाक्य डू से, डज से, डिड से प्रारंभ होगा, या इज, एम, आर, वाज, वर से शुरू होगा, हैज, हैव, हैड से शुरू होगा, या कैन, विल, शैल, में, जितने मॉडल हैं इनसे शुरू होगा, या आई डब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, जो भी डब्ल्यू फैमिली के सदस्य हैं, इनके बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, जो मुख्य रूप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दायरे में आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे कि असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, इन दोनों के अंत में फुल स्टॉप, तो फिर इंट्रोगेटिव के अंत में क्वेश्चन टैग, ये आप सभी जानते हैं, इसमें कुछ जानना ही नहीं है। एक इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये दो जगह लगेगा, ऑप्टेटिव में और एक्सक्लेमेटरी में, ये तो आप जानते हैं, इसीलिए इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। ठीक, पांचों सेंटेंस के साइन को आप समझ रहे होंगे। असर्टिव होगा या इंपरेटिव होगा तो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव होगा क्वेश्चन मार्क, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी होगा तो, हालांकि ऑप्टेटिव भी कई तरीके से होता है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि ऑप्टेटिव में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग लोग कर रहे हैं। एनीवे, एक्सक्लेमेटरी में ही एक्सक्लेमेशन का साइन प्रयोग होगा। हाँ, एक इसका अपवाद के स्वरूप में आप जान लीजिएगा थोड़ा सा, अगर मान लीजिए आ जाए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हालांकि ये विश किया जा रहा है, यहां पे फुल स्टॉप ही लगेगा, यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ एक और याद कर लीजिए, व्हाट या हाउ, इसका प्रयोग अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से, तो वो इंट्रोगेटिव है,
लेकिन अगर इनके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, क्वेश्चन टैग नहीं है, इसका मतलब समझिएगा कि इसमें आश्चर्य की बात हो रही है कि व्हाट अ ग्रेट फूल आई एम, या हाउ ब्यूटीफुल गर्ल नेहा इज, तो इसमें लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें आश्चर्य की बात हो रही होगी, इस बात को आप समझ लीजिएगा इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेशन के रूप में। अब इससे अगला जो है क्या है, आगे गैस लंबा होगा और इसी के साथ आप थोड़ा सा हाइफन को यूज, ये इसकी तुलना में छोटा होता है, लेकिन दोनों का जो यूज है वो समझना आवश्यक है। ध्यान से देखेंगे, डैश जो कि लंबा होगा, इसका मेन दो यूज आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से आप इसका प्रयोग करना जानते हैं। डैश का मतलब बेटा ये हो गया कि एक बड़ा सा चिन्ह, और उसी के जगह पे अगर आप हाइफन की बात करेंगे तो हाइफन अपने आप में छोटा हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो प्रयोग होगा वो पहला होगा चेंज ऑफ थॉट। क्या होगा? चेंज ऑफ थॉट। आप कोई बात कह रहे हैं, बात करते करते आपको लगा कि नहीं अचानक से इस थॉट को बदलना है, तो आप वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? डैश का। जैसे अगर कहें कि शैली, पीबी शैली, आप जानते होंगे इनको, पीबी शैली lamented for his life, but why should he weep now? ठीक, इसका मतलब वो अपने जीवन के बारे में रो रहा था कि मेरा जीवन चला गया, उम्र चला गया या जवानी चली गई, फिर अचानक से उसके दिमाग में आया भाई अब इसको रोने का क्या मतलब है। अचानक से अगर आप किसी वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं और उसमें उस थॉट को, उस सब्जेक्ट को बदलना है, तो आप वहां पे डैश का प्रयोग करेंगे। दूसरा है, अगर आप किसी चीज का ऑर्डर कर दिए, ऑर्डर मतलब कोई चीज आपने, जैसे होता है ना, शॉप खुला है या आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो उस हिसाब से आप कहते हैं कि आई हैव ऑर्डर्ड, आई हैव ऑर्डर्ड। अब डैश के बाद क्या ऑर्डर किया आपने? तो पहला ये कर दिया, 10 ठो पेन कर दिया, 20 ठो कॉपी कर दिया, 30 ठो टेंट कर दिया, कुर्सी कर दिया, व्हाटएवर जो भी। तो ये दो कंडीशन आप याद कर लें। चेंज ऑफ थॉट, सेंटेंस चल रहा है, वाक्य के बीच में से अचानक से आपको आया कि अब इसके बारे में बात करने का क्या मतलब है, कि वो फलाने थे, धमाके थे, वो एक्सपायर कर गए, बट नाउ व्हाई शुड वी वेस्ट आवर टाइम। अचानक से अगर टॉपिक को चेंज करना है, थॉट को चेंज करना है, तो डैश का प्रयोग करेंगे, और किसी जगह पे अगर आपको ऑर्डर शो करना है तो वहां पे डैश का प्रयोग करेंगे। इसी के जगह पे डैश के तुरंत बाद हाइफन है। हाइफन क्या है? डैश से थोड़ा सा छोटा है, देखिएगा साइन के रूप में। इसका क्या मतलब है, कैसे छोटा है? तो छोटा का मतलब इसका एक ही मेन यूज है, कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ड आप कह ले, नाउन कह ले, वो भी सही है। इसके बीच में अगर दो तीन शब्दों से मिलकर कोई शब्द बना है, जैसे आप सुने होंगे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, एक प्रोवर्ब है, इडियम्स एंड फ्रेज की तरह भी यूज होता है कि हरफन मौला, आदमी, मध्यवर्गीय आदमी जो होता है अपने परिवार में, वो थोड़ा सा स्टूडेंट भी होता है, थोड़ा सा मैकेनिक भी होता है, थोड़ा सा प्लम्बरिंग का भी काम करता है, थोड़ा सा लाइट भी लगा लेता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कंपाउंड वर्ड या कंपाउंड नाउन में जैसे पासर बाई, गुजरने वाला, राहगीर, ठीक है, मैन एट वार, मैन एट वर्क, ऐसे कंपाउंड वर्ड अगर बने हुए हैं तो आपको वहां पे हाइफन का प्रयोग करना है, डैश का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में अगला जो आपका साइन है वो है पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स। आप देख ही रहे लगातार, हम इसमें कहा, हाँ, ब्रैकेट्स का प्रयोग जो स्क्वायर है वो महत्वपूर्ण जगह पे आप इसके लिए प्रयोग कर देते हैं। इन्वर्टेड कामा या कोटेशन मार्क्स, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और इसके बाद एपॉस्ट्रॉफी महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई बात कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यही पूछता है इन्वर्टेड कामा हमेशा, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था 6699 ऐसे याद कर लीजिए, मतलब 66 और 99। ये अब कह रहा है कोटेशन, कोटेशन मार्क। कोटेशन कैसे करना है? तो कोटेशन इसमें रहेगा, एक्चुअल स्टेटमेंट स्पीकर का है, मतलब मोदी जी के द्वारा कहा हुआ जो कुछ भी बात होगा वो डबल इन्वर्टेड कामा में होगा, और ये हमेशा इस रूप में रहेगा।
बेटा ये ध्यान देना है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, हालांकि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे इसे, इसमें जो भी वाक्य होगा, जैसा वाक्य असर्टिव होगा तो फुल स्टॉप, इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क, इंपरेटिव होगा फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, जैसा सेंटेंस होगा वैसा साइन देके आप इस कोष्टक को यहां पे बंद करिएगा, तो ये आपका इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स का समस्या समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसी से संबंधित आपका 2-3 नंबर का जो सवाल आएगा वो आएगा। अगला है एपास्ट्रॉफी। एपास्ट्रॉफी का मतलब कामा। इसका केवल 2 महत्वपूर्ण यूज है तो बहुत ज्यादा, आपको 2 से काम चल जाएगा। पहला है ओमिशन ऑफ लेटर। जैसे कोई शब्द है, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि इज नॉट ऐसे आता है, या आपने देखा होगा कि वोंट का प्रयोग खूब होता है कामा लगा के। किसी लेटर को अगर ओमिट करना हो, हटाना हो, वहां पे आप इसका प्रयोग कर देते हैं। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दिखाता है पोजीशन। क्या दिखाता है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब यहाँ पे स्वामित्व दिखाएगा। जैसे अगर हमें कहना हो राम्स बुक, इसका मतलब हो गया राम की किताब, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें अगर कोई ऐसा नाउन आ रहा है, एक छोटा सा रूल इसको लगे हाथ जान ले, कोई नाउन आ रहा है और ये सिंगुलर है तो कामा यस लग जाएगा। और इस नाउन का अंत अगर कहीं प्लूरल से जहां एस से लग रहा है, जैसे आ गया बॉयज, बॉयज हॉस्टल अगर कहना हो तो हमें यहाँ यस नहीं लगाएंगे, केवल एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और बॉयज हॉस्टल। ये याद रखिएगा कि अगर सिंगुलर पे समाप्त होगा, जैसे राम्स बुक, तो ये तो सही हो गया, लेकिन बॉयज या गर्ल्स तो वहां पे बाद में दोबारा यस नहीं लगेगा। ये एपॉस्ट्रोफी का मतलब हो गया ऑफ का काम कर देता है, का की का। तो ये बेसिकली आपको जो पंक्चुएशन के साइन है, इनका क्या यूज है, विथ एग्जांपल्स यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। मुझे लग रहा है कि कुछ समझ में जरूर आएगा इसको पढ़ने के बाद। इससे आगे की समस्या आप निश्चित रूप से किताबों से ढूंढेंगे तो आपको और ज्यादा मदद मिलेगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।